हेलो स्टूडेंट, कल तक जो टॉपिक हुआ था तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव द्रव्य में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। आज उसी टॉपिक के आगे बी नंबर पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य में कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जीव द्रव्य में दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, कुछ तत्व भी थे वो लिखवा दिए थे। अब यौगिक दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे का टॉपिक है जीव द्रव्य में पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक। ठीक, तो अकार्बनिक यौगिक तीन ही प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो हुआ जल, दूसरा खनिज लवण और तीसरा गैस है। ठीक, तो जल की जो मात्रा होती है जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा 75% से लेकर 90% तक जीव द्रव्य में जल ही पाया जाता है। ठीक, और यदि इसकी भौतिक प्रकृति की बात की जाए तो भौतिक प्रकृति में सबसे ज़्यादा जल ही पाया जाता है। और जो जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो जैल अवस्था में रहता है और दूसरा सौल अवस्था में रहता है। पहला है जैल और दूसरा पहला है जैल, दूसरा सौल अवस्था में। ठीक, तो जो जैल अवस्था होती है उसमें क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं वो ब्राउनी गति करते हैं। ठीक, हालांकि जो जैल अवस्था होती है वो थोड़ा गाढ़ा, इसका लिक्विड जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और सॉल का लिक्विड होता है वो थोड़ा ढीला होता है। अब जैसे कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हर जीव में अलग अलग जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक, तो जैल और सॉल की चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम जीव द्रव्य के अकार्बनिक यौगिक लिखते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है नंबर 1 जल। ठीक, तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाला पहला यौगिक है अकार्बनिक यौगिक जल। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख भाग है। जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख भाग है। लगभग कोष्टक के अंदर लिखना 75 से 90%, लगभग 75 से 90%। कभी कभी तो जलीय पौधों में जल 95% तक हो जाता है। कभी कभी तो जलीय पौधों में जल 95% हो जाता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक होने के कारण इसमें अनेक यौगिक घुल जाते हैं। ठीक, तो जल जो होता है वो सार्वभौमिक विलायक होता है। इसके अतिरिक्त भी जल में अनेक गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी जल में अनेक गुण पाए जाते हैं। जैसे रासायनिक क्रियाओं के लिए
माध्यम का कार्य, रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य, ताप को रोके रखने का कार्य, ताप को रोके रखने का कार्य, आदि। ठीक, तो देखो जल क्या होता है, सार्वभौमिक विलायक होता है, मतलब जल में हम कोई भी पदार्थ आसानी से मिला सकते हैं और जल उसे घोल लेता है। ठीक, तो जल को सार्वभौमिक विलायक माना गया है। ठीक, और जो जीवद्रव जैसे जलीय पौधे होते हैं उनका जो जीवद्रव होता है उसमें 95% जल ही होता है। ठीक, और जल के कुछ विशेष कार्य भी होते हैं, जैसे रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करना। रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल क्या होता है, इसमें माध्यम का कार्य करता है। और दूसरी चीज, जल तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक, किसी भी जीवधारी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है जल। ठीक, तो इसके जल के कुछ विशेष कार्य यही होते हैं। ठीक, अब जो दूसरी हेडिंग है खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक, जीवद्रव में कुछ मात्रा में खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें लिखो जीवद्रव अनेक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है। जीवद्रव अनेक कार्बनिक यौगों का मिश्रण है। फिर भी अनेक क्रियाओं, फिर भी अनेक क्रियाओं फिर भी अनेक क्रियाओं, कौमा जैविक कार्यों आदि, कौमा जैविक कार्यों आदि में कुछ प्रकार के लवणों की, कुछ प्रकार के लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लवणों के विघटन से दो प्रकार के आयन बनते हैं। लवणों के विघटन से दो प्रकार के आयन बनते हैं। ठीक, जैसे NaCl, NaCl क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। यदि इसका विघटन होता है तो Na प्लस Cl, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, मतलब NaCl जो एक लवण है इसके विघटन से दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, Na और Cl। ये होता है सोडियम, ये होता है क्लोरीन। तो ये रिएक्शन भी नीचे लिख लेना। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो तीसरी हेडिंग है गैस। ठीक, तो इसमें एक ही लाइन लिखना है, एक दो लाइन लिखो। जीवद्रव में ऑक्सीजन तथा जीवद्रव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। जीवद्रव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए ये गैसें आवश्यक हैं।
ये गैसें आवश्यक है। ठीक, तो जो जीव द्रव में तीन ही प्रकार के अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक, जल, खनिज लवण और गैस। ठीक, अब जो तीसरी हेडिंग है जीव द्रव की भौतिक प्रकृति। जीव द्रव की भौतिक प्रकृति, तो देखो जीव द्रव की दो ही प्रकार की प्रकृति होती है, मतलब दो ही अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो जैल अवस्था में और दूसरा सौल अवस्था में। जैल अवस्था थोड़ी गाढ़ी होती है और सौल अवस्था थोड़ी ढीली होती है। कैसे? अब जो जैल अवस्था होती है इनके जो अणु होते हैं वो ब्राउनी गति करते हैं। ठीक, और नहीं, जो सौल अवस्था होती है इसके जो अणु होते हैं वो ब्राउनी गति करते हैं, जैल अवस्था के अणु ब्राउनी गति नहीं करते। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो जीव द्रव है कई प्रकार के जीवों में अलग प्रकार का पाया जाता है और कई प्रकार के जीवों में अलग प्रकार का पाया जाता है, लेकिन ये दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो जैल पाया जाएगा या सौल अवस्था पाई जाएगी, या सौल अवस्था पाई जाएगी या जैल अवस्था पाई जाएगी। ठीक, दो ही प्रकार की अवस्थाओं में जीव द्रव रहता है, तो इसकी जो भौतिक प्रकृति होती है वो दो ही अवस्थाओं में रहती है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि जल की मात्रा कम होने के कारण जो जीव द्रव होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है या नष्ट भी हो जाता है। ठीक, तो जल का लेवल रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो जीव द्रव की भौतिक प्रकृति में लिखेंगे जीव द्रव एक जटिल अर्ध तरल, जीव द्रव एक जटिल अर्ध तरल अर्ध पारदर्शक जेली के समान, अर्ध पारदर्शक जेली के समान पदार्थ है, जेली के समान पदार्थ है जिसमें लगभग 75 से 90% जल पाया जाता है, जिसमें लगभग 75 से 90% जल पाया जाता है। जल की मात्रा कम होने के कारण यह निष्क्रिय हो जाता है। जल की मात्रा कम होने के कारण यह निष्क्रिय हो जाता है। अधिक तापमान पर इसका स्कंदन हो जाता है, अधिक तापमान पर इसका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन से मतलब होता है इसका क्षरण होने लगता है, इसलिए तापमान को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और तापमान को मेंटेन करने का कार्य करता है जल। ठीक, अगर जल की मात्रा कम होती है तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसका क्षरण होने लगेगा, या तापमान कम होगा तो भी ये नष्ट होने लगेगा। इसलिए जो तापमान को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य जो होता है वो जल करता है। मृत जीवद्रव कोशिकाओं में, मृत जीवद्रव कोशिकाओं में, मृत जीवद्रव कोशिकाओं में जीवद्रव अपारदर्शी दिखाई देता है, जीवद्रव अपारदर्शी दिखाई देता है। ठीक, जो जीवद्रव की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो उसमें जो जीवद्रव होता है वो अपारदर्शी, मतलब हम जीवद्रव के आर पार नहीं देख सकते। ठीक, वो मतलब उसका रंग हल्का हल्का ब्लैक हो जाता है और वो अपारदर्शी हो जाता है। वैसे जीवद्रव कैसा होता है, पारदर्शी होता है, मतलब जेली के समान। जेल तो आपने देखा ही होगा, जैसे जेल होती है अर्धपारदर्शक, वैसे ही जीवद्रव होता है। हाँ, प्रोटीन कॉमा लिपिड, प्रोटीन कॉमा लिपिड
आदि कार्बनिक पदार्थ घुलकर प्रोटीन कोमा लिपिड आदि कार्बनिक पदार्थ घुलकर एक कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब कोलाइडी विलयन तो आप जानते ही क्या होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, विलयन के कारण ब्राउनी गति करते हैं। मतलब ब्राउनी गति क्या होती है, उसके कण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक, तो बहुत से जैसे साधारण पानी ले लो, अगर इसे हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो इसमें जो होते हैं विलयन के कारण वो निरंतर क्रियाशील होते हैं, मतलब आपस में गति करते रहते हैं। ठीक, तो जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे लिपिड्स हो गया, तो ये जल में घुलकर एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ठीक, हाँ आगे लिखो, जीव द्रव एक समांग कोलाइडी, जीव द्रव एक समांग कोलाइडी जीव द्रव एक समान कोलाइडी विलयन के रूप में पाया जाता है। जीव द्रव एक समान कोलाइडी विलयन के रूप में पाया जाता है। जीव द्रव का कोलाइडी विलयन दो अवस्थाओं में मिलता है। जीव द्रव का कोलाइडी विलयन दो अवस्थाओं में बनता है या होता है। इसकी अर्ध ठोस अवस्था को, इसकी अर्ध ठोस अवस्था को जेल कहते हैं। इसकी अर्ध ठोस अवस्था को जेल कहते हैं तथा तरल अवस्था को सॉल कहते हैं। तथा तरल अवस्था को सॉल कहते हैं। मतलब अर्ध ठोस अवस्था जेल। जेल क्या होता है, जेल आपने देखा होगा, यदि हम जेली को निकाल कर कहीं भी रख दें तो वो वैसे ही रखी रहती है। मतलब अर्ध ठोस होता है, ना तो ठोस होता है और ना ही तरल होता है, वो होता है जेल। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है तरल। सॉल्ट को हम ऐसे रख नहीं सकते, रख देंगे तो वो फैल जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक, तो कोलाइडी विलयन जो होता है दो ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जब कोलाइडी विलयन दो अवस्थाओं में पाया जाता है तो जीव द्रव भी दो ही अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो सॉल, दूसरा जेल। नीचे वाली लाइन से लिखो, सॉल अवस्था में, सॉल अवस्था में जीव द्रव के निलंबित कण, सॉल अवस्था में जीव द्रव के निलंबित कण ब्राउनी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। ठीक है, तो जो सॉल अवस्था होती है जीव द्रव की, तो उसके जो कण होते हैं निलंबित कण, वो ब्राउनी गति करते हैं। मतलब इस कण से टकरा के इधर आते हैं, इधर से टकरा के इधर जाते हैं, ऐसे ऐसे पूरे जीव द्रव में ये ब्राउनी गति करते रहते हैं। ठीक, क्योंकि इन कणों पर, क्योंकि इन कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होने पर, एक समान आवेश उपस्थित होने पर
ये अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, ये अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। ठीक, तो जो निलंबन के कण होते हैं इनमें एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश होने के कारण ये अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, एक दिशा में गति नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए तो यह विलयन क्या होता है, तरल होता है। ठीक, और यदि जो निलंबन के कण हैं वो ब्राउनी गति नहीं करते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, जेल कहलाते हैं। क्योंकि जेल अवस्था में जो निलंबन के कण होते हैं वो ब्राउनी गति नहीं करते, इसीलिए तो ये अर्ध ठोस होता है। ठीक, अगर इसके कण भी ब्राउनी गति करते तो ये भी क्या होता, तरल अवस्था में होता। आगे लिखो नीचे वाली लाइन पे, इसके विपरीत जेल अवस्था में कणों पर विपरीत आवेश होने के कारण, जेल अवस्था में कणों पर विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जिसके कारण जेल गाढ़ा प्रतीत होता है, जिसके कारण जेल गाढ़ा प्रतीत होता है। जीव द्रव में होने वाली रासायनिक क्रियाएं सॉल अवस्था में सुगमता पूर्वक होती हैं, सॉल अवस्था में सुगमता पूर्वक होती हैं। तो देखो, जो रासायनिक क्रिया होती हैं जीव द्रव में वो जेल की अपेक्षा सॉल में अच्छी तरह होती हैं, सुगमता पूर्वक होती हैं। ठीक, तो जो जीव द्रव सॉल जैसा होता है, जिन जीवों में जीव द्रव सॉल होता है उसमें जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो बहुत सुगमता पूर्वक होती हैं। ठीक, तो ये जो आपका हो गया भौतिक प्रकृति, जीव द्रव की भौतिक प्रकृति। ठीक, इसी के साथ ये जो अपना दूसरा चैप्टर था वो खत्म हो गया है। ठीक, अब जो आगे नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे वो तीसरे चैप्टर का डालेंगे, क्योंकि जो इसमें मोस्ट था या जो लिखाया जा सकता वो लिखवाया। और यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई क्वेश्चन लिखना है तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन होते हैं या लघु उत्तरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, ठीक, फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। या यदि आपको अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी लिखना है तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं कि जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो हम अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी भी लिखवा देंगे। ठीक, तो आपको यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके या मैसेज के जरिए हमको बता सकते हैं। ठीक, तो जो कल डालेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू होगा और उसका वीडियो कल डालेंगे।